अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप लोग? बहुत समय बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी का लेक्चर। ये आपके पास चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का जो टॉपिक है, मेन टॉपिक प्रोटीन से रिलेटेड है, ठीक है? आपके पास जो सिलेबस है प्रोटीन से रिलेटेड अगर आप देखें तो सिंपली कहा गया है कि प्रोटीन को पढ़कर आओ एमडीगेट के अंदर। लेकिन जो सब टॉपिक्स हैं वो मेंशन नहीं किए इन्होंने। तो यहाँ पर बहुत से बच्चे ट्रैप हो जाएँगे और ये जस्ट सिंपल सिंपल टॉपिक पढ़कर जाएँगे। तो जहाँ पर मैक्सिमम चांसेस है वही बच्चे आगे निकले जा जो कि आपके पास हर एक छोटे-छोटे सब टॉपिक को भी डिटेल के साथ पढ़ें। ठीक है? तो आप सबको पता है कि आज से हम स्टार्ट करेंगे दैट अमाइनो एसिड सीक्वेंस और सिकल सेल की जो भी लॉजिक ट्रिक्स है वो मैं आपको बताते जाऊँगा। ठीक है? आप अगर अपनी टेक्स्ट बुक को रीड करें दैट्स बेटर। लेकिन बाकी प्रोविंस की टेक्स्ट बुक को रीड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, ना ही किसी रेफरेंस बुक को पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप देखें तो हमारे लेक्चर में हर एक चीज़ कवर कराई जाती है। चाहे एब्सेंट से हो, चाहे पंजाब से हो, चाहे केपीके या किसी भी प्रोविंस से हो, सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करवाई जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं अमीनो एसिड सीक्वेंस एंड सिकल सेल लॉजिक। ठीक है? 35 मिनट की डेली क्लासेस होंगी और ये सारी क्लासेस आपके पास लाइव होती हैं एमडीकेट मेन ऑफिशियल चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो हमारे पास सब टॉपिक है द सिग्निफिकेंस ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस। आप लोग प्रोटीन को पढ़ते तो हो लेकिन क्या आपको पता है कि अमाइनो एसिड की सिग्निफिकेंस क्या है? अब सिग्निफिकेंस से यहाँ पर मुराद है कि इंपॉर्टेंस बताओ। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज आती हैं। वो न्यूमेरिकल वैल्यूज एमडीकेट में आई भी हुई हैं, इस वजह से वो मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा, आप उसको नोट करें। सबसे पहली पॉइंट है वो ये है कि आपके पास जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर टोटल 10,000 से भी ज्यादा प्रोटीन है। तो नोट करें कि ह्यूमन बॉडी के एमडीकेट के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज मैक्सिमम आती रहती है। तो इट्स बेटर ना कि आप इन सारी चीजों को अच्छे से कवर करें। 10,000 प्लस 3 से आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है? किसी प्रोविंस की टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन है आपके पास। और एक और पॉइंट्स यहाँ पर आप ये जरूर नोट करेगा कि जितनी भी आपके पास है, ठीक है, ये सारी प्रोटीन्स आपके पास 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स की बनी हुई होती हैं। और ये सारे अमाइनो एसिड जो आपके पास हैं वो किसी खास सीक्वेंस के अंदर होते हैं। ठीक है? यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आपके लिए दैट ऑल प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम, कितने का मैंने आपके पास 20 टाइप्स, 20 टाइप्स ऑफ अमीनो। वैसे तो बहुत ही टाइप्स होती हैं लेकिन ये पॉइंट आपके पास स्पेसिफिकली मेंशन है कि 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स आपके पास होते हैं किसी यूनिक सीक्वेंस के अंदर। खास सीक्वेंस में आपके पास ये अरेंज होते हैं। ठीक है? ये हुई आपके पास दूसरी पॉइंट। अब आते हैं थर्ड नंबर पॉइंट की तरफ जो कि आपके पास आ सकती है। ठीक है? जो आपके पास अमाइनो एसिड होते हैं इनकी सीक्वेंस क्यों मैटर करती है, आप क्यों पढ़ते हो? क्योंकि इनकी सीक्वेंस को देखकर ही आप किसी भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर बता सकते हो। ठीक है? के अलावा अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस होती है ये डिटरमाइन करती है कि न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस क्या होगी डीएनए के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, मैं आपके पास एक यहाँ पर बना दे रहा हूँ। ये आपके पास डीएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है? अब आप सबको पता है कि डीएनए के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है? अब इस डीएनए के अंदर ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं आपके पास इसके अंदर, तो इन न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस क्या होती है? इन न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस क्या होती है डीएनए के अंदर? वो आपको कौन बताएगा? वो आपको बताता है अमाइनो एसिड की, ठीक है? ये चीज़ भी आप नोट कर लें क्योंकि ये सेम चीज़ आपके पास अगर आप ओपन करें पास्ट पेपर क्वेश्चन को तो आप देखेंगे वहाँ पर मेंशन है। तो अमाइनो एसिड सीक्वेंस determined by न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन डी।
डीएनए के अंदर जितने भी न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है आपके पास वही डिटरमाइन कर देगी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ठीक है जी, तो ये आपके पास थर्ड नंबर पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हुई। के अलावा आपके पास आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, यहाँ पर एक आप न्यू वर्ड सुनोगे, वो है आपके पास म्यूटेशन से रिलेटेड। ठीक है, वैसे ये टॉपिक आपके पास बहुत डिटेल से है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमको शॉर्ट चीज़ें कवर करनी है एज अ सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक वर्ड आता है आपके पास पॉइंट म्यूटेशन का। ठीक है, पॉइंट सर पॉइंट म्यूटेशन क्या है? देखिए, म्यूटेशन कहते हैं किसी भी चेंजिंग को। ठीक है, तो पॉइंट म्यूटेशन आपके पास किसी भी न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज आ जाए। ठीक है? हम पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया के अंदर, वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि जो ग्लूटामिक एसिड होता है वो रिप्लेस हो जाता है वेलिनिक एसिड से। ठीक है, तो यहाँ पर जो चेंजिंग आती है वो कौन सी म्यूटेशन होती है, तो इस तरीके से आपके पास जो एग्जामिनर है वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। आते हैं पॉइंट म्यूटेशन की तरफ कि पॉइंट म्यूटेशन क्या है। इज द चेंज वन, कोई भी एक हो, या तो एक हो सकता है या तो फ्यू हो सकते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। अगर इनमें चेंज आ जाए तो हम उसे कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, जब भी आपके पास पॉइंट म्यूटेशन होगी, यहाँ पर एक चीज नोट कर लें, क्योंकि हम ऊपर पढ़कर आए हैं कि जो आपके पास सीक्वेंस होती है अमाइनो एसिड की, वो डिटरमाइन क्या करती है, वो डिटरमाइन करती है न्यूक्लियोटाइड को, कि न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस किसी भी डीएनए के अंदर क्या होती है। अगर आपके पास म्यूटेशन आ जाए इन्हीं न्यूक्लियोटाइड में से, तो क्या होगा आपके पास, एग्जैक्टली आपके पास अमाइनो एसिड की सीक्वेंस में भी चेंजिंग आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ आपके पास दैट इट चेंजेस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर म्यूटेशन की वजह से अमाइनो एसिड की सीक्वेंस में चेंजिंग आई है, इस वजह से ये डिफरेंट डिफरेंट डिफेक्ट कॉज कर सकता है, डिफरेंट डिफरेंट बीमारीज कॉज कर सकता है बॉडी के अंदर। वो इनहेरिटेंस भी हो सकती है, वो आपके पास डिफरेंट डिजीज हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे दूं जो कि आपके सिलेबस में है और हमें अभी पढ़ना भी है। ठीक है, तो उसको अच्छे से नोट कर लें आप कि इसकी वजह से क्या होता है, इट कॉज डिफेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर एक मेंशन कर दूं जो कि हमें अभी पढ़नी है और आपको शो भी हो रही होगी, दैट इज सिकल सेल। ठीक है, के पास था, आपके पास क्या था, अमाइनो एसिड सीक्वेंस। अब आते हैं आगे सिकल सेल एनीमिया की तरफ। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद हम जाएंगे नोट करने की तरफ। तो सबसे पहले ये फिगर हमने यहाँ पर मेंशन की है, इसको हम समझते हैं ताकि जो चीज़ हम नोट करें तो वहां पर हमें ये सारी चीज़ें पहले से ही कवर हो। आपके पास यहाँ पर दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी सिकल सेल एनीमिया के टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, ये चीज़ें हमने अपने नोट्स में से आपको यहाँ पर शो करवाई है। यहाँ पर देखें तो आपके पास सबसे पहले जो फिगर है दिस वन, इसके अंदर आपको कुछ सेल नजर आएंगे और ये है आपके पास रेड ब्लड सेल, जिसको आप अपनी लैंग्वेज के अंदर आरबीसी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दो आरबीसी नजर आएंगे, ये भी आपके पास एक आरबीसी है और ये भी आपके पास, ये आपके पास एक आरबीसी है, ये भी आपके पास एक आरबीसी। लेकिन आप देखोगे इन दोनों के अंदर क्या है, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है नॉर्मल का, ठीक है, और यहाँ पर वर्ड आ रहा है सिंपल सिकल सेल का। ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हो कि इट इज आल्सो द डिजीज आरबीसी, ये आपके पास डिजीज आरबीसी सेल। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं कि सिकल सेल एनीमिया क्यों होती है। तो आप देखो कि जो आपके पास नॉर्मल आरबीसीज है, इसका जो शेप है आपके पास डेफिनेट लाइक है और इसका जो शेप है आपके पास सिकल लाइक है। तो ये आपके पास एक ब्लड वेसल है। ठीक है, ये आपके पास एक ब्लड वेसल है। तो यहाँ पर आपको ये दिखाया जा रहा है कि जो आपके पास आरबीसीज हैं जो कि नॉर्मल्स हैं, ठीक है,
ये देखें यहाँ पर ये जो आरबीसी है आपके पास नॉर्मल आरबीसी है, यहाँ पर देखें ये नॉर्मल आरबीसी। तो ये जो नॉर्मल आरबीसी हैं वो आसानी से यहाँ से पास आउट होते जा रहे हैं, ठीक है, ये आसानी से यहाँ से पास आउट होते जाएंगे। लेकिन ये जो सिकल सेल आरबीसीज हैं यहाँ पर देखिए स्टक हो रहे हैं, यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, चीजों आपके ब्लड वेसल को ब्लॉक कर रहे हैं। ब्लॉक करने की वजह से ये आपके पास आपकी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक रेड ब्लड सेल नहीं पहुंच सकते। इस वजह से हम इस डिजीज को कहते हैं कि ये आपके पास सिकल सेल एनीमिया कॉज करती है, ठीक है। यहाँ पर आए, आपको फिगर भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूं जो कि हमने यहाँ पर मेंशन। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो कि आपको ना सिर्फ एमटीकेट में काम आएंगे, लेकिन एमटीकेट को क्रैक करने के बाद भी एमबीबीएस के अंदर भी बहुत ही काम आने वाले, ठीक है। इससे कहते हैं कि बेहतर है कि अभी से अच्छे से पढ़ लें ताकि आगे चलकर आपके पास आसानी। यहाँ पर मैंने अगेन शो करवाया है आपके पास आरबीसी। अब ये आपके पास नॉर्मल आरबीसी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये नॉर्मल आरबीसी आसानी से यहाँ से पास आउट होते जा रहा है, ठीक है? आसानी से यहाँ से पास आउट होते जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन ये जो आपके पास कर्व टाइप के आरबीसी है ये वाले, ये आपके पास क्या है, आपके पास सिकल सेल, ठीक है। ये आपके पास क्या है, सिकल टाइप है, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं ब्लड वेसल। क्योंकि इनका शेप ही इस तरीके से, तो ये आपस में स्टक हो जाते हैं और आपको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से। क्योंकि आरबीसी का जो काम होता है वो होता है ऑक्सीजन को डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स के अंदर डिलीवर करना। अगर ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं तो आपके पास वो क्या होगा, ऑर्गन डैमेज हो जाएगा, ठीक है। ये था आपके पास कुछ चीजें। लेकिन एमटीकेट में जो चीजें पूछी जाती हैं वो अपने यहाँ पर मेंशन करूंगा जो कि आपके सिलेबस में। सबसे पहली बात जो आपसे पूछी जाती है, अगर फिगर में देखें तो आपसे पूछा जाएगा नॉर्मल आरबीसी वर्सेस सिकल सेल आरबीसी, दोनों का डिफरेंस आपको आना चाहिए। सबसे पहली बात मैं करूंगा कि नॉर्मल आरबीसी की शेप क्या है, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो कि नॉर्मल आरबीसी की जो शेप है वो आपको राउंड टाइप नजर आएगी, आपको एक डिस्क टाइप नजर आएगी। अगर आपने देखा तो डिस्क इस टाइप की होती है, ठीक है। तो इसके बहुत से नाम होते हैं मेडिकल के अंदर, मैं सारे यहाँ पर मेंशन करूंगा ताकि आपको एक भी एमसीक्यू रॉन्ग ना हो पाए। तो इसका जो शेप होता है वो होता है डिस्क शेप। दूसरी बात, इसका जो दूसरा नाम भी हम मेंशन करते हैं वो ये है कि आपके पास को हम डेफिनेट शेप का भी बोलते हैं, ठीक है? इसके अलावा इसमें एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं, जहाँ पर में कोई भी सेंट्रल होल नहीं होता, ठीक है, नो सेंट्रल होल। उसके बाद आपके पास एक आता है सिकल सेल आरबीसी। अब इसका जो शेप है वो आप देख सकते हो, तो हम क्रिसेंट शेप भी बोलते हैं। ये आपकी एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक का वर्ड है, दैट इज क्रिसेंट शेप, ठीक है। ये आपके पास होता है शेप। अब देखो इसकी इस शेप की होने की वजह से क्या होता है आपके पास, बिल्कुल आपने सही बोला कि कॉज करता है ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल्स, इट कॉज ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। अगर वो आपकी ब्लड वेसल को ब्लॉक करेगा देन इट विल कॉज द पेन, क्योंकि ऑक्सीजन तो पहुंचेगी नहीं, और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो ये आपके पास ऑर्गन्स को भी डैमेज करेगा, ठीक है। एज अ डॉक्टर आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए, आप मेडिकल के अंदर चीज़ों को रिलेट करके पढ़ते हो, कि इस वजह से मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ कि काइंडली एक एक चीज़ को डिटेल से पढ़ें, ठीक है। तो आते हैं सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है, क्यों ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं, क्यों नॉर्मल आरबीसी से एक क्रिसेंट शेप का आरबीसी बनता है, तो वो चीज़ें हम अभी के अंदर पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस के अंदर है, मेडिकल के लेवल पर नहीं पढ़ेंगे अभी। सिकल सेल सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है, आपको मैं अब ये जो बातें बताने जा रहा हूँ ये एग्जैक्ट आपके पास पूछी जाती हैं एमटीकेट के अंदर। तो भाई यहाँ पर स्टार्ट लगा दो और इस चीज़ को एग्जैक्टली नोट करते जाओ। नंबर वन चीज़ आपके पास यहाँ पर जो आती है
वो ये कि एक एसिड होता है जिसका नाम होता है ग्लूटामिक एसिड। क्या नाम होता है? इट इज ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, अब ये जो ग्लूटामिक एसिड हमारा जो भाई है ये होता है 6 पोजीशन पे। किस पोजीशन पर? 6 पोजीशन पर। ये होता है आपके पास एट 6 पोजीशन है। और ये मैं बात कर रहा हूँ आपके पास ईच बीटा चैन। मेहरबानी करो खुद पर और मुझ पर भी कि आपके पास जो कल का लेक्चर था अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, कल का लेक्चर जो हम पर पढ़कर आए थे, ये देखें पूरे हीमोग्लोबिन को हमने कवर किया था। क्या है अल्फा चेन, क्या है बीटा चेन, वो सारी मैंने बता दी थी। काइंडली वो लेक्चर जरूर सुने। अगर आप एक भी लेक्चर मिस करते हो ना तो लेक्चर सुनने का कोई फायदा ही नहीं। काइंडली अभी लेक्चर को पॉज करें और पिछले वाला लेक्चर जल्दी से कवर करके आए ताकि ये सारी चीजें आपको अच्छे से और जल्दी से कवर हो जाए। ठीक है, अगस्त से पहले हमें यह सिलेबस कंप्लीट करवाना है। तो इस रिक्वेस्ट से अपने खुद से ऑनेस्ट रहकर पढ़ाई करें और खुद को इस धोखे के अंदर ना रखें कि हम सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे, आज नहीं सुनेंगे, कल भी नहीं सुनेंगे, 7 वीक बाद सुनेंगे। तो इस तरीके से धोखे में ना रखो, क्योंकि एक दफा आपके पास बैकलॉग बहुत बढ़ जाता है तो आप उसको कवर नहीं कर पाओगे। इस बेटर ना कि आप अभी से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें और एक भी लेक्चर मिस ना करें, सारी चीजें अपने नोट्स के अंदर भी मेंशन कर कर जाएं। अब आते हैं सिकल सेल एनीमिया की तरफ कि ग्लूटामिक एसिड होता है किस पोजीशन की तरफ? ये होता है आपके पास 6 पोजीशन पे। ठीक है, और ये हर बीटा चेन के अंदर होता है। यहाँ पर रिवाइज करवा दूं कि आपके पास जो हीमोग्लोबिन होता है के अंदर 2 बीटा चेन्स होती है। ठीक है, यहाँ पर मैं आता हूँ आपके पास के बीटा चेन इज एस। 2 बीटा चेन में 6 पोजीशन पे जो ग्लूटामिक एसिड होता है वो क्या हो जाता है? रिप्लेस्ड हो जाता है। रिप्लेस्ड का मतलब है ग्लूटामिक एसिड की जगह पर कोई और एसिड आ जाता है। ठीक है, कोई और एसिड आ जाता है। अब इसका नाम यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया इन बुक के अंदर, लेकिन कुछ टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन है तो वो मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर देता हूँ। इसका नाम होता है आपके पास वेलिन। तो वेलिन आपके पास है, ये आ जाता है ग्लूटामिक एसिड पोजीशन पर। ठीक है, और हर बीटा चेन के पास ये आपके पास प्रोसेस होता रहता है। ठीक है, जहाँ तक कि आपको ये सारी चीजें कवर हो चुकी हैं ताकि हम आगे चलें। चीज भी नोट कर ले, आपके पास जो बीटा चेन है इसके अंदर जो अमीनो एसिड्स हैं मैंने कल पढ़ा दिए हैं, लेकिन यहाँ पर अगेन रिवाइज करवा दूं कि टोटल अमीनो एसिड इसके अंदर होते हैं 290। दोनों के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, दोनों को मिलाकर वैसे कितने होते हैं आपके पास एक बीटा चेन के अंदर? 146 होते हैं, लेकिन क्योंकि आपके पास 2 बीटा चेन्स होती हैं इस वजह से आप 2 से मल्टीप्लाई कर 292 फाइंड करते हो। तो आपके पास इनको मिलाकर 292 अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, और उन अमीनो एसिड की पोजीशन आप फाइंड करोगे किस पर क्या होता है, तो वो आपसे ये पूछा जाता है एमडीकेट के अंदर। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इसमें से वो ये कि आपके पास देखें, अब यहाँ पर जस्ट एक पोजीशन पर चेंजिंग होने की वजह से ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, पूरा सिकल सेल एनीमिया होता है। तो ये चीज भी नोट कर ले कि दिस सिंगल चेंज अल्टर एक पोजीशन पर चेंजिंग होने की वजह से आपके पास जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है और उसका फंक्शन है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये चीज भी आप यहाँ पर ये नोट कर लें, एज अ फंक्शन के तौर पर आपसे पूछी जा सकती है। यहाँ पर ये टॉपिक आपके पास सिकल सेल एनीमिया वाला एंड हुआ। अब आते हैं आपके पास आई थिंक बीटीपी जो कि बलूचिस्तान की टेक्स्ट बुक है, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें मेंशन की गई है, तो हम उसको यहाँ पर कवर करेंगे। यहाँ पर वो बात करता है बीटीपी के अंदर 2 चीजें के बारे में। एक है आपके पास मायोग्लोबिन। अब सर ये क्या चीज है? ठीक है? बिल्कुल डरना नहीं है, 2 वर्ड होते हैं, एक होता है आपके पास हीमोग्लोबिन, तो दूसरा होता है आपके पास मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन आपके पास क्या है? एक प्रोटीन है। इट इज अ प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या करती है? ये प्रोटीन स्टोर करती है किसको? स्टोर दी ऑक्सीजन।
ये आपके पास क्या है, प्रोटीन है। सर दोनों तो सेम है, नहीं ये प्रोटीन है, ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है तो ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन है ये ट्रांसपोर्ट तो करती है ब्लड बेसिकली बॉडी में, लेकिन जो मायोग्लोबिन है ये स्टोर करती है ऑक्सीजन को, ठीक है। इसके अंदर ये स्टोर करती है ऑक्सीजन को आपके पास रेड मसल्स के अंदर, ठीक है। ये चीज आप नोट कर ले, ये आपसे पूछी जा सकती है। तो दोनों को मेहरबानी करके कंफ्यूज नहीं करना, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कौन स्टोर कर रहा है, इन पर ध्यान रखें। एक और प्रोटीन का जिक्र है बीटीपी के अंदर, वो है आपके पास फॉस्फोक्रिएटिन, ठीक है। दोनों प्रोटीन का डिस्कस है आपके पास बीटीपी के अंदर। एक एक्स्ट्रा चीज थी जो मुझे बतानी थी यहाँ पर, तो जो फॉस्फोक्रिएटिन प्रोटीन है ये क्या करती है, इट इज द एनर्जी स्टोरिंग प्रोटीन, ठीक है। तो जो एनर्जी स्टोरिंग प्रोटीन है वो कौन है आपके पास, फॉस्फोक्रिएटिन, एनर्जी स्टोरिंग प्रोटीन। अब सर ये किसके अंदर एनर्जी को स्टोर करवाती है, तो ये चीज भी नोट कर लें, ये आपके पास होती है मसल्स के अंदर। मसल्स के अंदर एक प्रोटीन है जिसका नाम है फॉस्फोक्रिएटिन, जो कि एनर्जी स्टोरेज करवाती है, ठीक है। और ये एनर्जी कब यूटिलाइज होती है, एनर्जी तब यूटिलाइज होती है जब आपके पास फूड क्या हो, फूड इज इनएडुकेट। तो आपके पास इसका मतलब है फूड की कमी है। जब आपकी बॉडी के अंदर फूड की कमी होती है तो यही प्रोटीन क्या करती है, आपके मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है, फॉस्फो, ठीक है। ये चीज थी आपके पास दो बीटीपी के अंदर। अब आते हैं आपके पास डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर, जो कि हम हर टॉपिक को कवर करने के बाद सॉल्व करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज आप सबको बता दूं कि एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले वीडियो को पॉज करें, खुद सॉल्व करें, उसके बाद आए आंसर पर, ठीक है। क्योंकि ये लाइव लेक्चर है, टाइम कम लूंगा और ये सारी एमसीक्यूज मैं सॉल्व करवा कर ही जाऊंगा खुद। तो सबसे पहला एमसीक्यू है द नंबर ऑफ प्रोटीन ऑफ ह्यूमन बॉडी। अभी भी पढ़ा है कि हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो होते हैं 1000 10,000 प्लस प्रोटीन्स होते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास बनेगा वो बनेगा ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास द प्रोटीन्स आर मेड ऑफ, हाँ जी इसके अंदर बताएं। एग्जैक्ट एमसीक्यूज आपके पास आया हुआ है इसके अंदर, एमटीकेट के अंदर। तो देखिए कितना आपको फायदा हो रहा है, ना सिर्फ आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो अपनी लेवल के, बट आपको प्रैक्टिस भी होती जा रही है। तो यहाँ पर आप पढ़कर आए हो, अगर यकीन नहीं आ रहा कहाँ पर सॉरी कहाँ पर पढ़ा है हमने ये, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर पढ़ा है कि जो भी प्रोटीन है आपके पास वो 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स के से बने हुए होते हैं। तो आते हैं नीचे, यहाँ पर जो आपके पास क्या होगा, आपके पास ये ऑप्शन बनेगा 20 टाइप ऑफ अमीनो। नीचे चलते हैं, थर्ड एमसीक्यूज अमीनो एसिड सीक्वेंसेस डिटरमाइंड बाय, देखा एक पॉइंट आई है आपके पास जो कि आपने अभी अभी पढ़ी है, सीक्वेंस रिलेटेड। अगर आपको एक एक सब टॉपिक कवर हो उस टॉपिक से, यकीन मानो एग्जामिनर घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे या अपना कोई लॉजिकल क्वेश्चन बनाए, आप सारी वो क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। बट शर्त यह है आपका एक एक सब टॉपिक कवर हो। इस तरीके से आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, एक एक सब टॉपिक कवर करने के बाद उसकी पिक्चर को रीड कर रहे हैं, जिस तरीके से हमने डायग्राम्स पढ़े हैं अभी अभी, ठीक है। कल के लेक्चर के अंदर हमने डायग्राम पढ़े थे, तो हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं चीज़ों को ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो, चाहे कोई भी आ जाए एमसीक्यूज आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चले तो मैं आपको इसके अंदर बता दूं कि अमाइनो एसिड की सीक्वेंस जो है वो डिटरमाइन करती है कि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस क्या है। तो यहाँ पर आपके पास बनेगा सी ऑप्शन, ठीक है। फोर्थ नंबर एमसीक्यू की तरफ आते हैं, सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय, सिकल सेल एनीमिया किस रीजन की वजह से होती है, हाँ जी बताएं। लॉस ऑफ आरबीसीएस की वजह से नहीं, क्या लैक ऑफ ऑक्सीजन, नो, क्या आयरन डेफिशिएंसी, नो, यहाँ पर होगा म्यूटेशन इन डीएनए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत, जल्दी बताएं। एग्जैक्टली मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है, अगेन यहाँ पर मैं एक रोड मैप बना देता हूँ ताकि आप तो नोट कर लें अपनी नोटबुक के अंदर।
तो अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस होती है वो आपके पास डिटरमाइन कौन करता है कि डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस क्या है, डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस क्या है वो डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर आपके पास जब भी आपके पास डीएनए के अंदर म्यूटेशन आएगी, जब भी आपके पास डीएनए के अंदर क्या आएगी, म्यूटेशन। यहाँ पर एक और वर्ड भी आपसे पूछ सकता है कि किस किस्म की म्यूटेशन हो, तो करेक्ट कर लें थोड़ा, म्यूटेशन। मैंने म्यूटेशन का आपको एक नाम भी बता दिया। ये जो म्यूटेशन होती है यहाँ पर एक पोजीशन, एक खास पोजीशन पर होती है, इस वजह से हम कहते हैं इनको पॉइंट। क्यों? क्योंकि एक अमाइनो एसिड, एक न्यूक्लियोटाइड में आपके पास कौन सा म्यूटेशन आ जाती है, ग्लूटामिक एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड जो कि 6 पोजीशन पर होता है, उस पर म्यूटेशन आती है। ग्लूटामिक एसिड की जगह पर कौन आता है आपके पास, वेलिन। ठीक है, ये आप तो चेक कर लीजिएगा वेलिन है या वेलिक है। आई थिंक वेलिन ही है, परफेक्टली वेलिन ही होगा, तो फिर भी आप चेक कर लें अपनी टेक्स्ट बुक से। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन। लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास, इन सिकल सेल एनीमिया व्हिच अमाइनो एसिड इज रिप्लेस्ड। अब ये भी मैं आपको बता दूं, सेट टॉप सेट एमसीक्यूज आया हुआ है आपके पास, सिंध में जो एमटीकेट हुआ था उसके अंदर भी और पंजाब में भी, दोनों के अंदर आया हुआ है आपके पास रिसेंटली। तो सिकल सेल एनीमिया में कौन सा अमाइनो एसिड रिप्लेस होता है, अभी आपको मैंने बता दिया है, ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस करता है वेलिन एसिड। यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ कौन सा अमाइनो एसिड क्या होता है आपके पास, बेस होता है। वो नहीं पूछ रहा कि कौन रिप्लेस करता है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके पास डिफरेंट है। कौन रिप्लेस होता है, कौन रिप्लेस करता है, तो यहाँ पर पूछा है कि कुछ अमाइनो एसिड इज रिप्लेस्ड, कौन सा अमाइनो एसिड रिप्लेस्ड होता है, वो होता है ग्लूटामिक एसिड। अगर वो पूछता कौन सा अमाइनो एसिड रिप्लेस करता है, तो आपके पास तब जाकर बनता टॉप। ठीक है, यहाँ तक चीजें आपके पास कवर हो चुकी हैं, बेहतरीन। अब हम बढ़ते हैं आगे, वो है हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर मैं आपको बता दूं क्या क्या चीजें आ जाती हैं। सबसे पहली एक इम्पोर्टेंट चीज है आपके पास फेडरल के टेक्स्ट बुक के अंदर, वो मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा ताकि वो चीजें आपके पास कवर हो जाएं। ठीक है, तो क्या स्टार्ट करें, तो सबसे पहली पॉइंट है आपके पास तो पहली पॉइंट है आपके पास फेडरल टेक्स्ट बुक से रिलेटेड, वो ये कि जो जो आपके पास जब भी प्रोटीन बनता है, प्रोटीन कहाँ पर बनता है वो भी मैं आपको डिटेल के साथ नहीं पढ़ाया, लेकिन आपको बता दिया था लेक्चर के अंदर। तभी मैं आपको बार बार ये मेंशन कर रहा हूँ, काइंडली वो लेक्चर अच्छे से कवर कर कर आए। फेडरल टेक्स्ट बुक के अंदर आपके पास एक पॉइंट मेंशन की गई है, तो ये कि जब भी आपके पास प्रोटीन बनता है, प्रोटीन कहाँ पर बनता है, तो वो मैं बता दूं राइबोसोम, राइबोसोम की सरफेस पर बनता है आपके पास प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसिस कौन करवाता है, वो है आपके पास राइबोसोम। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पॉइंट फेडरल टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन है वो इस तरीके से है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर सारे प्रोटीन शो करते हैं। अगेन बता दूं, दुनिया के अंदर जितने भी प्रोटीन हैं वो सारे के सारे प्राइमरी स्ट्रक्चर शो करते हैं। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, इसमें आपके पास क्या होती है, सीक्वेंस होती है, कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, और ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, दुनिया में जितनी भी प्रोटीन है आपके पास वो सारे शो करती है। अब सवाल आता है कब शो करती है, ये तब शो करती है जब भी आपके पास वो बनती हैं राइबोसोम की सरफेस के ऊपर। ठीक है, और ये चीज मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर प्रोटीन का हुआ था उसके अंदर मैंने बताई भी थी, फिगर को डिटेल के साथ मेंशन करके। काइंडली अगेन वही मैं बताऊंगा कि अपना जो हैं आप कवर कर कर आए, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। अदरवाइज रिवीजन और लेक्चर रिवाइज करने
के अलावा आपको वो चीज़ें समझ में नहीं। यहाँ पर पॉइंट मेंशन कर देता हूँ ताकि आप वो भी नोट कर लें, अगर आप सिंध से हैं या पंजाब से हैं। देखिए सिलेबस तो एक ही है सबके लिए, तो अच्छे से इन चीज़ों को कवर करें। प्राइमरी स्ट्रक्चर shown by all proteins, सारी की सारी प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर को शो करती हैं, ठीक है। तब एट द टाइम ऑफ ऑन ट्राइबोसोमल सरफेस, ठीक है। ये एक पॉइंट थी जो कि फेडरल के टेक्स्ट बुक के अंदर है, तो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। अब आते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के ऊपर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में सबसे पहली पॉइंट जो आपके पास मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा वो ये कि इसके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो फ्लेट नहीं होती, ठीक है। फ्लेट कहते हैं इस तरीके से, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है, वो आपके पास यहाँ पर नहीं होते। ये प्राइमरी, ये जो फ्लेट हमने पढ़ा था, कहाँ पर पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर। यहाँ पर बात हो रही है आपके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है आपके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर मैं सबसे पहली चीज यही मेंशन करूंगा कि जो बच्चे हैं कंफ्यूज करते हैं, तो पॉलीपेप्टाइड डू नॉट डाई, ठीक है। यहाँ पर जो अगर आप इनके सीक्वेंस देखें तो यहाँ पर सीधी नहीं होती, जिस तरीके से हम प्रोटीन पढ़कर आए प्राइमरी के अंदर, ठीक है। ये क्या होती है आपके पास, ये तो आपके पास या तो हेलिक्स होती हैं, लाइक इस तरीके से, लाइक डीएनए जो आपके पास होता है, ठीक है? या तो आपके पास ये क्या होती है, क्या प्लेटेड शीट तरह होती है, आपके पास है हेलिक्स टाइप। दूसरी जो आपके पास है दैट इज प्लेट, हम इसको बीटा प्लेटेड शीट बोलते हैं। तो ये हम मोस्टली पढ़ते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर। और एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं कि दोनों आपके पास जो वो पास पेपर के अंदर जा चुके, तो इस वजह से इन दोनों को आप स्टार लगाकर अपने नोटबुक के अंदर कर दें, ठीक है। जब भी नोट्स रिवाइज करें तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सर ने बताया था ये पास पेपर के अंदर आई हुई है, इस वजह से ये आपको अच्छे से कवर करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ अभी मैंने मेंशन की, इसको मैं यहाँ पर वर्डिंग के फॉर्म में बता दूँ कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं के अंदर जो अमाइनो एसिड होते हैं दे कॉइल इनटू हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर, तो हेलिक्स। या तो आपके पास इसको अदर अगर डिफाइन करना चाहें तो अदर रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन, फोर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी ये आपके पास अरेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास थर्ड नंबर पॉइंट जो होती है इसके अंदर एक है, तो हेलिक्स को हम यहाँ पर मैं डिफाइन करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको फिगर के थ्रू बताया हुआ है, जस्ट सिलेबस में है, इस वजह से मैंने यहाँ पर इसको डिफाइन करना है। सबसे पहले अगर आप देखें तो इनका जो शेप होता है वो स्पाइरल की तरह होता है। तो दिस इज द स्पाइरल फॉर्मेशन ऑफ बेसिक पॉलीपेप्टाइड चेन। जब भी आपके पास एक सिंगल कहे के स्पाइरल, स्पाइरल लाइक दिस, लाइक, ठीक है, स्पाइरल हम इसे कहते हैं स्टेप को, स्पाइरल फॉर्मेशन बेसिक पेप्टाइड चेन। तो आप क्या चूज करोगे, अल्फा हेलिक्स। अगर अल्फा हेलिक्स ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या चूज करोगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से रिलेट करके आप चीज़ों को अच्छे से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है दैट इज प्लेटेड, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो आप अगर देखो कि कोई भी पॉलीपेप्टाइड, या अगर आपके पास एक पेज हो तो आप जब उसको फोल्ड करोगे, ठीक है, फोल्ड करने के बाद अगेन फोल्डिंग बैक करोगे तो आपको जो स्ट्रक्चर नजर आएगा वो होता है आपके पास बीटा प्लेटेड का स्ट्रक्चर, ठीक है।
पेज लो आप नोटबुक का, उसको फोल्ड करो। फोल्ड करने के बाद अगेन आप उसको क्या करो, फोल्ड बैक करो। तो जो आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा पेज का, तो आप सेम वही स्ट्रक्चर होता है आपके पास थीटा प्लेटेड शीट। ठीक है, तो इसको अगर डिफाइन करना चाहें, इज द फोल्डिंग बैक ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। जहां तक आपके पास ये पॉइंट कवर हुई, लास्ट पॉइंट जो इसके अंदर मेंशन की जाती है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है आपके पास बॉन्ड से रिलेटेड। सेकेंड स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से बॉन्ड आ जाते हैं। तो यहाँ पर मेजरली जो बॉन्ड मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा वो करूंगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड तो वैसे ही आता है, प्रोटीन का बेसिक है, तो आप को नोट कर लो। लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज है, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब कुछ चीजें हैं जो कि आपके पास पीटीबी की बुक के अंदर आती हैं, तो हम कवर करेंगे उसको। ठीक है, देखिए लेक्चर का टाइम क्या हो रहा है, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं। लेक्चर का टाइम जो है वो आपके पास एक्सीड हो चुका है 35 मिनट से, क्योंकि हम डेली 35 मिनट देंगे बायोलॉजी को। और बाकी पीटीबी की जो लाइन्स हैं आपके पास रिलेटेड, वो मैं आपको कल बता दूंगा कि कल हम इनको कवर कर लेंगे। तब तक आप इनको रिवाइज करें, नोटबुक पढ़ें, और बाकी जो चीज़ें रहती हैं वो हम जल्द से जल्द कवर कर रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे लेक्चर के ऊपर न्यू हैं और जो बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, उनको मैं बता दूं कि जल्दी से अपने एलएमएस पे जाओ, और जो आपको एमसीक्यूज बंडल आपने दिया हुआ है उसको अच्छे से कवर कर लो, क्योंकि एग्जैक्टली वही एमसीक्यूज कभी कभी आते भी हैं, कभी उस सेम पैटर्न फॉलो भी किए जाते हैं। ठीक है, मोस्टली क्या होता है कि पैटर्न सेम होता है, बस चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी लेक्चर के थ्रू। वो आप अच्छे से कवर तभी कर पाओगे जब आप लेक्चर को रिवाइज करेंगे, नोट्स रिवाइज करेंगे, बुक को रीड करोगे। अदरवाइज मैं आपको ये झूठी तसल्ली नहीं देना चाहूंगा कि हाँ ये ले लो वो ले लो हो जाएगा, ये बिल्कुल रॉन्ग है। पढ़ना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप खुद को आगे बढ़ाओगे तभी जाकर नेचर भी आपको कुछ देगी रिजल्ट के अंदर। ठीक है, तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब नहीं करना चाहते, इट इज़ योर विश। जस्ट अपने किसी भी एक दोस्त को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।